के 3 तथ्यों के बारे में चर्चा करनी थी। पहला था दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भाषा व उसका सामाजिक पक्ष, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्थितियों के मानदंडात्मक पक्ष, मानदंडात्मक रूपावली, जैसे नॉर्मेटिव पैराडाइम के अस्वीकृति व व्याख्यात्मक रूपावली की प्रस्थापना, यानी इंटरप्रेटिव पैराडाइम। यह उपागम यानी कि एथनोमेथोलॉजी उपागम मानदंडात्मक रूपावली के स्थान पर इंटरप्रेटिव पैराडाइम का उपयोग करता है। मानदंडात्मक रूपावली के अंतर्गत परिस्थिति व भूमिका के संस्थागत प्रदत्त तरीकों की व्याख्या की जाती है। जब नॉर्मेटिव पैराडाइम में बात करते हैं तो परिस्थिति और भूमिका को जब परिभाषित करा जाता है तो संस्था के द्वारा जो प्रदत्त तरीके होते हैं उसी के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। यानी कि पिता के रूप में पिता जो परिस्थिति है उसकी क्या भूमिका होगी, ये संस्था के परिवार नाम की संस्था के द्वारा परिभाषित होता है। पुत्र की क्या भूमिका होगी, यह भी उसी संस्था के द्वारा परिभाषित होता है और उसी के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। साधारणीकृत स्तर पर वे अमूर्त रूपेण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि किसी विशिष्ट अथवा व्यक्तिपरक स्तर पर उसके अनुरूप अभिव्यक्त करें यह संभव नहीं होता। जब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच के अंतर्गत नॉर्मेटिव पैराडाइम के आधार पर संबंधों की व्याख्या की जाती है, परिस्थिति और भूमिका की व्याख्या की जाती है, तो वह अमूर्त रूप में की जाती है। अमूर्त यानी सब पर एब्स्ट्रैक्ट है और वह हमें नियम के रूप में दिखाई देता है। किसी विशिष्ट अथवा व्यक्तिपरक स्तर पर उसको हम नहीं देख सकते हैं। मानदंडात्मक प्रारूप संरचनात्मक उपागम से जुड़ा है। उसमें पुनरावृत्ति व प्रतिमानों के पर बल दिया जाता है। इस तरह का उपागम सामान्यगत विश्लेषण के लिए उपयोगी हो सकता है। जनरलाइज्ड एनालिसिस के लिए बेनिफिशियल है। स्पेसिफिक एनालिसिस करना इसके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अमूर्त प्रकृति का है और ये सामान्य विशेषताओं की बात करता है। लेकिन विशिष्ट स्थितियों में इस उपागम के द्वारा विश्लेषण की क्षमता क्षीण या कमजोर होती है। इसके विपरीत व्याख्यात्मक प्रारूप व्यवस्था के स्थायित्व के गुण को अस्वीकार करता है। इंटरप्रेटिव पैराडाइम किसी भी चीज़ के स्थायित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो स्थिरता को स्वीकार नहीं करता है और सामाजिक यथार्थ व सामाजिक व्याख्या के निर्माण की प्रक्रिया को अंतःक्रिया की प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति मानता है। अंतःक्रिया की प्रक्रिया में स्थिति की विशेषता व व्यक्ति के द्वारा उसका परिलक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एथनोमेथोलॉजी व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के निर्माण व परिलक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि नॉर्मेटिव पैराडाइम में परिस्थिति महत्वपूर्ण है और एथनोमेथोलॉजी में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के सारे विचारों को त्याग कर अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित सामाजिक व्यवस्था इस उपागम के लिए केंद्रीय विचार है। मानदंडात्मक प्रारूप के विरोध में व्याख्यात्मक प्रारूप घटना विशेष के विश्लेषण के लिए अधिक सार्थक हो जाता है। इस उपागम में संरचना को अनिश्चित माना गया है। संरचना के स्वरूप को संदिग्ध व अस्थायी माना गया है। अतः व्यक्ति पर संरचना के प्रभाव के स्थान पर संदर्भ स्थिति के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया है। यह तो स्पष्ट है कि अगर संरचना प्रभावशाली होती तो सभी व्यक्तियों का एक जैसा व्यवहार होता, लेकिन किसी भी संरचना में व्यक्तियों के व्यवहार में हमें भेद दिखाई देता है, जो कि घटना की विशेषता और घटना के परिलक्षण को व्यक्ति के द्वारा विशेष रूप से देखना व स्वीकार करने की विधा से जोड़ता है। एथनोमेथोलॉजी का यह बहुत सशक्त तर्क है कि यदि नॉर्मेटिव पैराडाइम इतना प्रभावशाली होता तो सभी व्यक्तियों का एक जैसा व्यवहार होता। संरचना यदि इतनी प्रभावशाली होती तो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्तियों के व्यवहार दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए पिता की परिस्थिति है, लेकिन सभी पिता एक जैसा व्यवहार नहीं करते। विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी एक जैसा व्यवहार नहीं करते। तो समाजगत मान्यताएं सभी पिताओं पर सभी विद्यार्थियों से एक मानदंड के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा करती है। लेकिन पुत्र भी एक परिस्थिति है, विद्यार्थी भी एक परिस्थिति है और समाज के मानदंड सभी परिस्थिति के लिए समान है। पर हर पिता अपने पुत्रों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, हर विद्यार्थी अपने अध्यापक से अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। यह व्यवहार व्यक्तित्व के का वैशिष्ट्य
वे स्थितियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। किसी से पुत्र के संबंध में अधिक मुक्त व खुले होते हैं और किसी में पिता अपने पुत्र के ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं। एथनोमेथोलॉजी पद्धति शास्त्रीय संरचना के विचार को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन वे संरचना की व्यापक परिधि में घटना स्थिति व व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार को महत्व देते हैं। ये लोग एथनोमेथोलॉजी में महत्वपूर्ण संरचना ये भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत व्यक्ति और स्थिति का जो महत्व होता है उसको अस्वीकार नहीं करते। व्यक्ति स्थिति विशेष के आधार पर जीवन में मानदंडों के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यवहार के आयाम प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के वर्चस्व को तोड़ने का एथनोमेथोलॉजी का प्रयास रहा है। यथार्थ की परिभाषा भी इसी आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्यंभावी है। सामाजिक यथार्थ को परिभाषित करने का आधार क्या हो, यह प्रश्न समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत प्रभावी व्यक्तियों के द्वारा यथार्थ की परिभाषा स्वीकार्य रही है। इस आधार पर सामाजिक यथार्थ उसी रूप से परिभाषित हुआ जिस तरह से प्रभावी लोगों ने चाहा और वह उनके स्वार्थ साधन के लिए उपयोगी था। यानी जो कार्ल मार्क्स कहते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग क्लास इज द आइडियोलॉजी ऑफ द मासेस, और मार्क्स भी इस बात की आलोचना करते हैं। वही बात ये कहते हैं कि नॉर्मेटिव पैराडाइम के अंदर प्रभावशाली लोगों की जो यथार्थ की परिभाषा है उसको ही स्वीकार किया गया और उनकी परिभाषा स्वार्थ पर आधारित परिभाषा रही है। यथार्थ के निर्माण में शक्तिशाली लोगों के हाथों में जनसंचार के माध्यमों का नियंत्रण एक प्रमुख हथियार रहा है। जब स्टेटस को की जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम स्टेटस को यथास्थिति की बात करता है, तो निश्चित तौर पर वो यथार्थ भी वही हमारे सामने प्रस्तुत करेगा जो उसके लिए सुटेबल है। और जनसंचार के साधन चूंकि शक्तिशाली लोगों के आधार में हाथ में होते हैं, वह एक प्रमुख हथियार बन जाता है और वो जो हमारे सामने परोसते हैं हम उसको ही सच मान लेते हैं। आज हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आज जो जनसंचार के साधन में सोशल मीडिया टेलीविज़न के माध्यम से जो कुछ न्यूज़ डिबेट इत्यादि हमें दिखाई देता है, वह एक जनसंचार का साधन पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट के हाथ में है और जो कुछ वो हमें दिखाते हैं उसी को हम सच मान लेते हैं। इसके माध्यम से जिस तरह की सूचना अथवा वास्तविकता लोगों तक पहुंचाई गई वही यथार्थ का आधार बन जाती हैं। यह उनकी प्रभावी स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक था, जिसके लिए वे अनेक प्रकार के जोड़ तोड़ और हथकंडे अपनाने में भी नहीं चकते थे। एथनोमेथोलॉजी ने जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, लोगों के प्रत्यक्षण के आधार पर यथार्थ के निर्माण पर बल देते हैं, जिससे यथार्थ का वह स्वरूप प्रकट होता है जो कि प्रभावी लोगों के द्वारा प्रस्तुत यथार्थ से भिन्न होता है। जिसे कि इतिहास के अंदर सबऑल्टर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। सबऑल्टर्न हिस्ट्री क्या है? जनमानस का इतिहास है। जनमानस की क्या भूमिका रही है इतिहास के अंदर, उसके अंदर चर्चा की जाती है। और उसके पूर्व जो इतिहास लिखा गया उसके अंदर केवल उन्हीं लोगों की चर्चा थी जो कि राजा रानियों की कहानियां हम पढ़ते रहे। लेकिन सबऑल्टर्न हिस्ट्री के अंदर जनसाधारण आम जन ने जो अपनी भूमिका का निर्वहन किया है उसका भी उसके अंदर हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो एथनोमेथोलॉजी भी यही कहते हैं कि हमें यथार्थ का वह स्वरूप प्रकट करना होगा जो कि आम जन से जुड़ा हुआ है। अब अभिजात्य दृष्टिकोण ज्ञान की सभी शाखाओं से नज़दीकी से जुड़ा है। यह दृष्टिकोण ऊपर का दृष्टिकोण है जिसमें अभिजात्य व्यक्ति यानी इलीट क्लास व्यक्ति के स्वयं की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रकृति व उसके उपयोग को प्रभावित करती है। अतः यथार्थ का यह निर्माण प्रभावी निर्माण रहा, यथार्थ निर्माण नियंत्रित निर्माण रहा। जिस स्तर पर यथार्थ निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण ज्ञान के समाजशास्त्र से जुड़ा है, सामाजिक परिवेश व पृष्ठभूमि व्यक्ति की सोच दृष्टिकोण व विचारों की प्रकृति को प्रभावित करती है। सबऑल्टर्न अपने अध्ययन के यथार्थ का निर्माण दलित व निम्न स्तरीय जीवन यापन करने वालों के परिप्रेक्ष्य से करते हैं। यह उपागम जनसाधारण के प्रत्यक्ष अवलोकन व अनुभूति के आधार पर सोचने व देखने की विधा को महत्व देता है, जो कि इस यथार्थ के मध्य जिया गया है और जीवन के भागों के और जो जीवन को भोगे गए सत्यों से अधिक नज़दीक है। इस दृष्टिकोण से जन प्रत्यक्ष कॉमन सेंस की व्याख्या कर उस ज्ञान के स्तर पर प्रस्थापित कर इस उपागम ने ज्ञानात्मक क्रांति के बीज बोए थे।
यथार्थ की परिभाषा को नए परिवेश में प्रस्तुत कर आम आदमी से जोड़ने की प्रक्रिया इस उपागम से महत्वपूर्ण बन जाती है। एथनोमेथोलॉजी आम व्यक्ति के प्रत्यक्ष